हेलो नमस्कार, मैं स्वाति राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग यूपीपी का जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं इस समय, और ये आज का पेपर है 18/6/2018 में शिफ्ट 1 सेट 10 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है, बताना है कि ये जो है। देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, शब्द से ही क्या पता चल रहा है कि वह वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वो पुस्तक पढ़ के खत्म कर चुका है, अर्थात कार्य जो है वो क्या हुआ है, वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है। जैसे क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगर सामान्य वर्तमान काल देख लीजिए क्या होगा, ये भी जान जाते हैं साथ में कि सामान्य वर्तमान काल क्या होगा। जब क्रिया का वर्तमान काल में होने या करने का बोध हो। ठीक है, होने या करने का बोध हो तो सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, वह जाता है, मैं जाती हूँ, या मैं जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। और पूर्ण काल, अभी लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, आपने समझा है कि पूर्ण काल किसे कहते हैं। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में क्या हो, संदेह प्राप्त हो। ठीक है, संदेह प्राप्त हो, संदिग्ध मतलब संदेह शब्द से ही जो है डेफिनेशन निकालिए। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संदेह प्राप्त हो उसे कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल। जो ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के जितने पार्ट हैं, इसको समझने के लिए उदाहरण समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उदाहरण से ही आप जो है उसमें अंतर महसूस कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्या इसका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल का, मोहन पढ़ता होगा। ठीक है, संदिग्ध है कि नहीं, इसमें क्लियर नहीं है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मोहन पढ़ता होगा, वह आता होगा, क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अब आता है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान किसे कहते हैं, जिस समय में क्रिया के होने या करने की संभावना व्यक्त की जाए कि हो रही है कि नहीं। जब संभावना व्यक्त की जाती है, इसे देखिए, संभाव्य मतलब संभावना व्यक्त की जाती है, यहाँ पे कार्य के होने या न होने का संभावना व्यक्त की जाती है, तो उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, जैसे उसका उदाहरण देखिए, देखो वह घर आया होगा, वह घर आया होगा। देखिए, संभावना व्यक्त की जा रही है, यहाँ भी क्लियर नहीं है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल में भी क्लियर नहीं होता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्या होता है, संदेह व्यक्त होता है। संदिग्ध वर्तमान काल में एक संदेह प्रकट की जाती है कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे वो पढ़ता होगा, वो खाता होगा, मतलब पता नहीं है। और यहाँ क्या होती है, एक पॉजिटिविटी, संभावना, यहाँ संभावना नहीं है, यहाँ पॉजिटिविटी है, संभावना व्यक्त की जाती होगी, देखो वह घर आया होगा, मतलब आ भी सकता है। ठीक है, तो ये आप जो है समझ गए वर्तमान काल का। इसके पहले देखिए, मैंने जो है
भूतकाल से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो भूतकाल से भी संबंधित क्वेश्चन में मैंने सारा जो है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, अपूर्ण, पूर्ण, सारी, संभाव्य, हेतु, सब कुछ मैंने उसमें बताया था। और देखिए वर्तमान काल का भी मैंने बताया, और भविष्य काल से भी संबंधित क्वेश्चन आया था, तो भविष्य काल से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पराजय, पराजय में उपसर्ग है। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, उपसर्ग हमेशा क्या होता है, जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा होगा खासकर आज का, उसके लिए जो है ये है, नहीं तो बाकी तो मैंने जो है उपसर्ग, प्रत्यय या कुछ भी जो भी आज क्वेश्चन में पूछा गया है सारी डिफिनेशन में पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक नए लोगों के लिए, नए सब्सक्राइबर के लिए जो है इसको बताना ज़रूरी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जो है हमेशा शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग हमेशा शब्द के क्या लगता है, आगे लगता है, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं और उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पराजय, पराजय में हम क्या देखेंगे, पहले आगे ही देखेंगे कि उपसर्ग क्या है। पराजय, तो पराधन जय, पराजय। ठीक है, तो क्या लगा हमारा, परा उपसर्ग, ये हो गया, लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित, पेन ले लेते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है। ठीक है, फिर से एक बार बताना चाहूंगी, तद्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं। कभी कभी तद्भव पहचानने के लिए आता है आपके क्वेश्चन में, और कभी कभी क्या होता है कि पूछता है कि बताइए इसमें तत्सम क्या है, इसमें तद्भव क्या है। तो ये उसके डिफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। ठीक है, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से हूबहू, ठीक है, हिंदी में आ गए हैं, उसे तत्सम कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत या प्राकृत से बिगड़ा हुआ रूप करके आता है उसे कहते हैं हम तद्भव। जब तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी शब्द, कई तरह के शब्द होते हैं, जब इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन करा रहे हैं, इस वजह से क्वेश्चन में जो आ रहा है उसी के डिफिनेशन दे रहे हैं और उसी के इर्द गिर्द जो है हम उदाहरण दे रहे हैं। तो लेकिन जब हम ये शब्दों का पढ़ाएंगे पूरा कि क्या तद्भव है, क्या तत्सम है, क्या देशज शब्द है, क्या विदेशी शब्द हैं, ठीक है, कौन से शब्द कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से कौन से शब्द आए हैं, चीन से कौन से शब्द आए हैं, कौन से शब्द होते हैं जो बोलते बोलते प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें हम विस्तार से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारा यूपीपी का पेपर लगा हुआ है तो इतने कम टाइम में हमारा स्टूडियो भी लेट से शुरू हुआ, तो हम यही कर सकते हैं कि क्वेश्चन को लेके उसको डिफिनेशन दें और एक दो उदाहरण से आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएं। ठीक है, तो तद्भव होता है जो बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो देखिए क्या है इसमें, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा अचरज। ठीक है, अचरज हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन साथ ही में हम थोड़ा सा देख लें कि अचरज का तद्भव क्या होगा, तत्सम क्या होगा, क्योंकि कभी कभी तत्सम भी पूछ सकता है। इसलिए देखिए इसका हो जाएगा आश्चर्य। ठीक है, इसका तत्सम होता है आश्चर्य। और अब देखिए अंगरक्षक। ठीक है, अंगरक्षक, अंगरक्षक का जो है तद्भव, इसका हम तद्भव देखेंगे, इसका तद्भव देखेंगे और इसका तद्भव देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। तो ये हो जाएगा अंग रखा, एक इसका होता है अंग रखा। ठीक है, अंगरक्षक का हो जाएगा अंग रखा, या एक और हो सकता है इसका अंग रक्षा। अंधकार, अंधकार का क्या हो जाएगा आपका, अंधकार का हो जाएगा आपका तद्भव अंधेरा, और आशा का आस।
ओके, चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। शीत शब्द का विलोम बताइए। विलोम से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। शीत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा उष्ण। शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। और ये देखिए कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्ण का विलोम हो जाएगा श्वेत। कृष्ण मतलब क्या होता है, कृष्ण मतलब होता है काला और श्वेत मतलब होता है सफेद। और गर्म का हो जाता है ठंड। गर्म का हो जाएगा आपका ठंड। आइए अगला क्वेश्चन। लिखावट। लिखावट में क्या है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय से संबंधित एक क्वेश्चन। अभी मैंने आपको प्रत्यय की परिभाषा बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। तो हम देखेंगे, ठीक है। लिखावट, लिखावट क्या है, यह एक आपका भाववाचक कृदंत संख्या है, ठीक है। जब इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है, भाववाचक कृदंत संख्या से संबंधित शब्द आते हैं, तो क्या होते हैं कि उसके लास्ट में अक्सर जो है आ, आव, आवा, आहट, आवट, ठीक है, इससे जो है ऐसे प्रत्यय को लगा के बनाया जाता है, ठीक है। तो लिखावट, देखिए पढ़ने में भी आ रहा है लिखावट, तो क्या हो जाएगा आपका आवट प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कर। कर का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। बताइए कि कर का अर्थ इसमें से कौन कौन सा नहीं हो सकता है। सूर्य, हाथ, किरण और टैक्स। देखिए कर जो है, कर हाथ का भी होता है, कर हाथ का पर्यायवाची होता है, ठीक है। कर मतलब टैक्स होता है, जो हम टैक्स देते हैं उसे भी बोलते हैं कि कर दिए हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। और किरण, किरण को भी क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है, सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य का परिवाचक देखिए क्या होता है, देख लीजिए, दो चार इसके भी पर्यायवाची अक्सर पूछे जाते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, ठीक है। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, सूर्य के पर्यायवाचक होते हैं। ऐसे याद करेंगे तो नहीं भूलता है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ठीक है। अक्सर ऐसे भूलता नहीं है, इसलिए इसको जो है मैंने तो ऐसे ही याद किया था। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, हमारे सिलेबस में एक शब्द भी से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी है आपके सिलेबस में। देखने में जो है लगता है कि नहीं बहुत छोटा है ग्रामर का पोर्शन, लेकिन पूरा आपको ग्रामर दे दिया है, ठीक है। जो भी टफ टफ होते हैं सब दे दिया है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दुर्लभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव महोत्सव, ठीक है। गुण संधि, ये सबके जो है पहले मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, कि कैसे ये होता है कैसे नहीं होता है। टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन इससे अच्छा हम सॉल्व करेंगे। अनिल और अनल,
का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है। कल वाले पेपर में भी अनिल और अनल का मैंने जो है विस्तार से आपको बताया था कि अनल के कितने पर्यायवाची होते हैं, अनिल के कितने होते हैं। ठीक है, कल का वीडियो अगर जिसको ज़रूरत होगी देखने की देख लेगा, उसमें है बढ़िया से। तो अनिल और अनल का शब्द युग्म हो जाएगा, अनिल का हो जाएगा आपका वायु और अनल का हो जाएगा आपका अग्नि। ठीक है, अनल, पावन, पावक, सुतासन। मैंने घर जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। मैंने घर जाना है, देखिए ये क्वेश्चन भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी रिपीट किया गया है कि मैंने घर जाना में है आपका क्या है अशुद्ध। मैंने अशुद्ध है, मुझे घर जाना है। तो मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने, तो ये क्या है रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर अशुद्ध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्तियां हैं। ठीक है, ठंडा लग रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो देखिए शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, इसका आंसर होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सारा क्या है मतलब जो शक्तिशाली है। ठीक है, शक्ति संपन्न है ऐसे कहिए। देशभक्ति में समास, देशभक्ति देखिए देशभक्ति में कौन सा समास है, सारी डिफिनेशन कम से कम 10 बार मैंने बताया होगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, दिव्य, तत्पुरुष, अव्यय भाव। ठीक है, तो देखिए देशभक्त क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका के लिए। तो आपका हो जाएगा ये तत्पुरुष समास। क्या होता है, उत्तरखंड प्रधान होते हैं, इसमें उत्तरखंड प्रधान होते हैं। अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होते हैं। और दिग्ग क्या होता है, कर्मधारय समास का पहला पद जब संख्यावाचक हो जाता है तो ये दिग्ग समास हो जाता है। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और उसमें क्या होता है दोनों पद प्रधान होंगे। और आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें योजक चिन्ह लगे रहते हैं। योजक चिन्ह आपका दिया रहता है। ठीक है, इससे हम आसानी से द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। और दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीर रस। वीर रस का क्या करना है, वीर रस का अस्थाई भाव बताना है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। वीर का अस्थाई भाव हो जाएगा उत्साह। और भयानक किसका है, भय जो है भयानक, भयानक रस का है। और विस्मय किसका है, अद्भुत रस का है, अद्भुत रस का। और रौद्र रस का क्या है, क्रोध है, अस्थाई भाव। ठीक है, एक अस्थाई भाव दिया है, बाकी क्या दिया है, बाकी रस दिए हुए हैं। रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार क्या है, 8 है। और श्रृंगार रसों को रसों का रसराज कहा जाता है। एक और चीज जान जाइए, श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसों का क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाक्य है। ठीक है,
वाच्य पूछना चाहिए था, वाक्य लिखा है। पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाक्य, ठीक है। तो पुस्तक जो है आपका हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। पढ़ने को क्या कर्म की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। 3 तरह के होते हैं ये, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कीर्ति वाच्य, ठीक है। ये इसको मैंने विस्तार से बताया हुआ है आपको। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, देखिए एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि अव्यय क्या होता है। अव्यय किसे कहते हैं, वह शब्द, ठीक है, जिसपे किसी कर्ता, कारक, करण, लिंग, वचन आदि किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार से उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। अव्यय भी कई प्रकार के होते हैं। जब अव्यय को पढ़ाया जाएगा विस्तार से तो उसके विषय में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, और शब्द क्या है, यहाँ पे अव्यय है, ठीक है। और ये कौन सा अव्यय है, इसको देख लीजिए। इसको बोलते हैं समानिधिकरण, समानिधिकरण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, इसे बोलते हैं। और को अब कैसे बोलते हैं, जब इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। अभी कल दोहा, सवैया, सोरठा और क्या था, दोहा था, सवैया था, सोरठा था और आपका एक और था कुछ, ठीक है। उससे संबंधित क्वेश्चन आया था, मैंने उसको जो है काफी विस्तार से बताया है। लेकिन फिर भी देखिए दोहा में क्या होगा, पहले का तुक तीसरे से, दूसरे का चौथे से, ठीक है। इसमें 13-13 मात्राएं हो जाएंगी, इसमें 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। और दोहा का ठीक उल्टा आपका क्या हो जाता है, सोरठा हो जाता है। सोरठा में आपका क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा 11-11 मात्राएं और इसमें हो जाएगा 13 की मात्राएं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए क्या है, इसको भी ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड है, ठीक है। पूर्ण, ये बोलते हैं हम पूर्ण विराम। जब एक वाक्य खत्म हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, ये होता है पूर्ण विराम। ये क्या है आपका, ये है आपका विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह है। और ये आपका क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक। जब हम वाक्य में प्रश्न करते हैं तो क्या आता है, प्रश्नवाचक सब आता है, ठीक है। चिन्ह जैसे कि तुम कौन हो, तो क्या हो जाएगा, वह कहाँ गया, ये सब में क्या है, ये सब में प्रश्न हो रहे हैं ना, तो क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शब्दालंकार हैं। अच्छा, शब्दालंकार हमने आपको एक दिन बताया था ना कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है। जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार होते हैं उसे बोलते हैं शब्दालंकार। जिस वाक्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार होते हैं उसे बोलते हैं अर्थालंकार। और जिसमें दोनों दिया रहता है उभयालंकार, ठीक है। तो शब्दालंकार इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें शब्दालंकार है, ठीक है। तो शब्दालंकार कौन कौन सा होता है, पहले आप देखिए आंसर हो जाएगा आपका यमक। यमक आपका क्या है,
शब्दालंकार है। इसी के साथ साथ हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ देखिए, शब्दालंकार आपका क्या है, यमक, अनुप्रास और श्लेष। श्लेष अलंकार होता है ना, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं आपके शब्दालंकार। और अर्थालंकार में क्या आ जाएगा आपका, जो बाकी तीनों है क्या है आपके अर्थालंकार है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, निर्दोष होना। निम्न में जो है तालव्य ध्वनि कौन सी है, ठीक है। ये देखिए कल भी आया था आपका पूरा कंठव्य, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए तालव्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी आपकी, तालव्य ध्वनि है आपकी स, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, बाकी मैंने इस उसका जो है अभी पूरा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पूरा बताया मैंने सर, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, जिसको जो है कंफ्यूजन हो रहा होगा। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ सर्वनाम क्या होगा, तुम, यह, वह, आप, ठीक है। तो आप यहाँ क्या है, सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है, ठीक है। अघोष और सघोष दो प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है। अघोष वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में गर्म हवा के साथ स्वतंत्रियों में क्या होती है, झंझनाहट नहीं होती है, इसमें नहीं होती है, वो होते हैं अघोष वर्ण। और जो हमारा होता है क वर्ग, त वर्ग, उसका जो है पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है। और सघोष हो जाएगा, इसमें स्वतंत्रियों में क्या होता है, उच्चारण के समय गर्म हवा के माध्यम से उसमें कंपन होता है, ये क्या होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ये होता है सघोष। तो पूछा क्या है हमारा, अघोष। तो क्या हो जाएगा आपका क, ख, ग, देखिए ग, घ, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, दूसरे और चौथा ये आएंगे दोनों, ये सघोष है, ये सघोष या घोष, कुछ भी कर सकते हैं इसको, ये भी आपका हो जाएगा घोष। च, छ, ज, देखिए ये भी तीसरा है आपका, तीसरा और चौथा, ठीक है। सघोष में तीसरा और चौथा। तो च, छ, ज भी क्या होता है आपका, ये घोष ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका तीसरा अक्षर है। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है, उपहार, ग्रंथ, मस्तक और रचना। तो रचना क्या है आपकी, स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में विशेषण क्या है, देखिए लंबाई, लंबा से क्या बना है, लंबाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, समझ और शांत। तो विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलेंगे, विशेषण कर देंगे। जैसे कि वह लड़का बड़ा शांत है, ठीक है, क्या हुआ है, संज्ञा की विशेषता बताई गई कि नहीं बताई गई है। तो शांत क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे शांत ही आपका होगा
विशेषण, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द देखिए क्या है आपका राष्ट्र। राष्ट्र शब्द आपका क्या होगा? आपका होगा पुल्लिंग। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? एक किसी ईयर में जो है ये क्वेश्चन आया था प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में, तो मैंने क्या बताया था आपको कि वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। फिर कभी बताएंगे 2 में कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या बोल सकते हैं इसमें? गिरना, बोलना, कहना, सुनना, सुनाना, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? देखिए एक वचन और बहुवचन होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमेशा बहुवचन ही होता है, उसे जो है हम एक वचन में या किसी में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या लड़का का क्या हो जाएगा आपका? चेंज करके देखिए, लड़का है तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़का, लड़के, ठीक है, सॉरी लड़के हो जाएंगे। घोड़ा का घोड़े हो जाएंगे। वधु का वधुए हो जाएंगे। लेकिन प्राण, प्राण शब्द का क्या होगा? बहु, इसको बनाइए बहुवचन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो प्राण क्या होता है? प्राण हमारा सदैव बहुवचन में ही होता है। एक और शब्द देखिए इसके साथ में जो आप लोग को पूछा जा सकता है, वो शब्द है दर्शन। दर्शन शब्द है, ये आप लोग को पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ये भी जान जाइए, ये भी सर्वत्र क्या होता है? हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। तो क्या हो गए? 2 शब्द आपके मिल गए, प्राण और दर्शन। ने किस कारक का चिन्ह होता है? पहले वीडियो में मैंने जो है कारक से संबंधित पूरा जो 8 कारक मैंने अच्छे से लिखवाया है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ने कौन सा कारक होगा? ने आपका होगा कर्ता ने। कर्ता ने तो क्या हो जाएगा? ने आपका हो जाएगा कर्ता कारण, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और उसके बाद आता है आपका अपादान से अलग। लेकिन अपादान जो होता है इसमें भी आपका आता है से, लेकिन क्या होता है? अलग होने की स्थिति में। अपादान जो होता है वहां कहाँ यूज करते हैं? अलग होने की स्थिति में, ठीक है। अपादान दिया नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ से दिया था करण का, तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दें क्योंकि से वहां भी आता है। ये देखिए हमारा जो है पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन, इसको हम हटाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, गोदान किसका उपन्यास है? ठीक है, 50 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत से उनके उपन्यास है। देखिए गोदान एक आपका हो जाएगा गबन, निर्मला, करबला, एक देखिए इनका जो है उपन्यास है मंगलसूत्र। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है सारे उपन्यासों में? क्योंकि ये इनका क्या है? अपूर्ण उपन्यास है, अपूर्ण उपन्यास है ये इनका। इनके बेटे ने जो है इस उपन्यास को पूरा किया था, ठीक है।
ये भी आ चुका है हमारा। इसके विषय में भी बहुत बताया है मैंने। कमायनी, कमायनी के रचनाकार कौन है? मैंने बताया था ना, कमायनी जो है एक कालजयी रचना है। कब आई थी? 1936 ईस्वी में आई थी। यह छायावादी रचना है, ठीक है। किसकी लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद जी की। और ये देखिए, ये चारों कवि किस काल के हैं, किस समय के हैं? ये सब चारों जो है छायावादी कवि हैं। इनको ब्रह्मा, इनको विष्णु, ठीक है, इनको महादेव, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ठीक है, ऐसे इनको कहा जाता था, उपनाम दिया गया था छायावाद में। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ठीक है, ये जो है क्वेश्चन देखिए, बीजक जो है कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। और सूरदास की रचनाओं का संग्रह सूर सरावली, ठीक है। भ्रमर गीत पूछ सकता आप लोग को, भ्रमर गीत, सूर सरावली, ठीक है। जायसी की पद्मावत देख लीजिए, पूछता है आप लोग को, पद्मावत, अखरावट, ठीक है। तुलसीदास की रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, ठीक है, ये सब किसकी है? ये है सब तुलसीदास की। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। छायावाद में जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाटक किसने लिखे थे? जयशंकर प्रसाद ने भी बहुत से नाटक लिखा है, इन्होंने भी, ठीक है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब किसके नाटक है? ये है जयशंकर प्रसाद के। क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए, ठीक है। अब एक दो और जो है हमें लग रहा है बचा हुआ है आपका, ठीक है, उसे भी सॉल्व करा देंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।